हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो भी टेस्ट पेपर है, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं अभी अपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन। तो इसके बेसिस पर मैंने देखो एक टेस्ट पेपर बनाया है। पहली बात आपको क्या करनी है कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेंगी, इन पेपर्स के ये जो पेपर हैं ये आपको एज अ PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। आप इसे डाउनलोड करके पहले आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। अब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस पेपर के जितने भी इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, इनके सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बट फर्स्ट आप ये ट्राई करोगे कि इन सारे क्वेश्चंस को, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से या जैसे भी करके, तो पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को लगाओगे। ये पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है। तो हम इसको अपलोड कर देंगे, आप इसे देख लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ओके। क्लियर बात, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने लगाया होगा इस पेपर को। वीडियो को पहले आप स्किप करो और स्किप करने के बाद इस पेपर को आप ज़रा सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्या कहता है, ज़रा ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। बेटर होगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर निकाल लो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगी, आप उसको देख देख करके सॉल्व करो और प्लस इसको अपने नोट्स वाली कॉपी में भी पेस्ट कर लेना है कहीं पर, ठीक है। तो देखो आओ ज़रा स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा ये पहला क्वेश्चन, टोटल आपके 30 मार्क्स के हैं। आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है कि आपके कितने मार्क्स ओवरऑल आए। चलो ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो इंक्रीज़ कब करता है। देखो सीधी सी बात, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कि जो किसी भी कंडक्टर मतलब बोले तो एक वायर है, तो उस वायर की मतलब क्या होती है, एक तो रेजिस्टेंस होती है प्लस उस वायर की एक होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। प्लीज़ इसे रेजिस्टेंस के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। देखो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर पर, ठीक है, और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल पर क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसा मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक इतनी बड़ी वायर है, ठीक है, एक इतनी बड़ी वायर है और ये वायर आपके पास आपकी जो है ये कॉपर की है, और आपने इसका जस्ट डबल एक दूसरा वायर ले लिया, लेकिन वो वायर भी कॉपर का है। तो इन केस दोनों ही केसेस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। दोनों ही केसेस में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा। भले ही वायर बड़ी हो, छोटी हो, थिन हो, थिक हो, उससे लेना देना नहीं है। दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं रो, वो सेम होंगे। तो किस पर डिपेंड करता है। अब मान लो मैंने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी वायर है कॉपर की और मेरे पास इतनी ही बड़ी वायर है सिल्वर की या एल्यूमिनियम की, तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे और दोनों की रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। ध्यान से मेरी बात समझ लो। तो यानी कि किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। अब देख लेते हैं जरा क्या क्या दिया है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो भी उस टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। अगला एक और ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बी, वो जो बोल रहा है क्या इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। डिक्रीज इन लेंथ बिल्कुल नहीं, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल नहीं। यानी कि ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, वो करेक्ट है। क्लियर है बात। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बेसिक सा एक की कॉन्सेप्ट आपके अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ वायर दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर वायर की दे दी गई है। ध्यान से मेरी बात को सुनो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दी गई है, दैट मीन्स आपको ये रो दे दिया गया है। इज नीडेड टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम। यहाँ पर सॉरी ये ओम होगा, ध्यान रखना, यहाँ पर ये ओम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम, डायमीटर दे रखा है आपका 0.4 mm, ओके। कह रहा है व्हाट लेंथ। जरा ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है ये बातें आपको पता चली। व्हाट लेंथ मतलब कि हम कितनी बड़ी वायर ले लें जिससे कि उस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दी गई है और उस वायर का हमें रेजिस्टेंस बनाना है, जिससे कि हम कितनी बड़ी वायर ले लें कि जिससे उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 4.2 ओम रेजिस्टेंस हो जाए और उस वायर की जो डायमीटर है वो 0.4। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है काफ़ी फेमस है, आता है। तो चलो जरा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके क्या करते हैं, गिवन करते हैं। तो देखो ज़रा, मैंने कहा
कि मेरे पास बेसिकली है क्या। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ वायर, दैट इज व्हाट लेंथ, दैट मीन्स हमसे क्या पूछ लिया, पहली बात तो एल पूछ लिया, एल के आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट मीन्स रो दे दिया, तो रो कितना दे दिया आपका 48 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8 ओम इंटू मीटर, प्लीज रिमेंबर दिस यूनिट ऑल्सो, ओके, इज नीडेड टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओम, क्यू का मतलब ये ओम है, ध्यान रखना। तो आपका रेजिस्टेंस भी दे दिया है कि आपकी जो वायर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 4.2 ओम के आसपास होनी चाहिए, और डायमीटर भी दे रखा है कि जो डी है वो d इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू, इस हम लोग यहाँ पर स्मॉल डी ले लेते हैं, स्मॉल d इज इक्वल टू है 0.4 mm। ओके जी, पहली बात यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो 0.4 mm है ना, ये mm में है, इसे मीटर में होना चाहिए। तो सभी को पता है कि 0.4 को अगर हम mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 10 की पावर -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में। अब इस 10 की पावर -3 को आप अगर ऊपर, सॉरी यहाँ पर हम डिवाइड क्यों करें, जब हम -3 ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम फिर डिवाइड क्यों करेंगे, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा मीटर, और इसको अगर आप कन्वर्ट करो तो क्या रख सकते हो, छोड़ दो, बेसिकली इतना ही छोड़ देते हैं, डायमीटर की टर्म में छोड़ देते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, क्या आप जानते हो R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, बोलो होता है ना इतना, रो इंटू एल अपॉन ए, ये आपको L चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं हम इस L को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R इंटू ए अपॉन रो, ठीक है जी, R इंटू ए अपॉन रो। चलो जरा वैल्यू रखते हैं। अब प्रॉब्लम है कि हमें R पता है, हमें रो पता है, हमें A नहीं पता, कोई बात नहीं, जरा साइड में हम लोग A की वैल्यू देख लेते हैं। A देखो हमारा क्या होता है ना, सर्कल का एरिया, मतलब हमारा जैसे ये वायर है तो वायर का हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो ये जो एरिया होता है वो आपका कैसा होता है, वो सर्कल के फॉर्म में होता है, दैट मीन्स A इज इक्वल आप यहाँ पर रखते हो पाई आर स्क्वायर, सिर्फ क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। तो पाई फिलहाल हम पाई छोड़ देते हैं और R की हम लोग वैल्यू रख देते हैं। देखो R तो हमें पता भी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, R इज इक्वल टू देखो क्या होता है, R इज इक्वल टू हम रखते हैं D अपॉन 2, बोलो जरा, तो D अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई D स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब जहाँ पर भी A है, क्या हम इसके जगह पाई D स्क्वायर अपॉन 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो चलो जरा रखते हैं, तो देखो फाइनली हमें L इज इक्वल टू जो मिलेगा वो मिलेगा R अपॉन रो इंटू A की जगह रख देते हैं पाई D स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर बात। चलो जरा वैल्यू रख करके बस हमें कैलकुलेशन करना है। R की वैल्यू देखो जरा कितनी थी, R की वैल्यू है 4.2 अपॉन रो की वैल्यू देखो कितनी थी 48 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8, और इंटू पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 22/7, इंटू डी की वैल्यू देखो हम लोग रख देते हैं 0.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर। ओके, और अपॉन में फिर हमें 4 भी तो रखना है। तो देखो L इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, अगर आप इसे काटना जान रहे हो 7 6 सा, तो आप इसे कट कर सकते हो, लेकिन 6 एग्जैक्टली नहीं 0.6 जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर कन्फ्यूजन है चलो देखते हैं इसको। फिलहाल हम भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, दैट इज ये कट रहा है 2 1 जा, और ये कट जा रहा है 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। उसके बाद चलो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो कितना बचा हमारे पास 4.2 इंटू 11, फिर इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा ये 0.16, भाई 0.4 का आप करोगे इंटू 10 की पावर -6 मिल जाएगा। नीचे क्या बच रहा है आपके पास, तो नीचे आपके पास बचा है 24, और हम इस 10 की पावर 8 को ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +8 हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि ऊपर गया तो माइनस हट जाएगा। 24 इंटू 7 इंटू 4, ओके, ये 3 चीज़ें मैंने नीचे लिख ली। अब अगर हम इसे काटना चाहें तो ऐसा करते हैं, देखो हम पहले अगर इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से देखो बचेगा 10 की पावर 2। देखो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 10 की पावर 2 मिलेगा। अब देखो 10 की पावर जो 2 मिला ना, हम इसके 10 की पावर 2 को डायरेक्टली इसको दे दे रहे हैं, यानी कि 100 हम 0.16 को दे रहे हैं, जिससे कि ये 16 हो जाएगा। और हम इस 4.2 को हटाने के लिए अगेन क्या कर रहे हैं, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। बात ज़रा ध्यान समझो, हम इसमें फिर से 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे ये 42 हो जाएगा, इंटू 11 रहने देते हैं, और इंटू ये 0.16 जो था ये 16 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बचेगा, इन दोनों का मिला करके 2 बचेगा, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा
10 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 4। देखो बहुत सारी चीज़ें कट जा रही हैं। 7 पहले तो 7 6 जा कट जाएगा आपका 42, ठीक है। फिर 4 बन जा 4 4 जा ये आपका कट जाएगा। फिर 6 4 जा 24 ये आपका कट जाएगा। ये 4 से ये आपका 4 कट जाएगा। क्या बचा ऊपर आपके पास? आपके पास ऊपर बचा ओनली एंड ओनली 11 और नीचे क्या बचा? 10 बचा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1.1। सीधा सीधा कैलकुलेशन। दैट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल गया? 1.1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए मिला। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कैलकुलेशन में आपने कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं किया होगा, या फिर किया भी होगा तो हो सकता है उस चीज़ को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करो कि गलती कहाँ हो रही है। ओके, मूविंग ऑन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। ओके, ठीक है। कोई एक वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस आर दी गई थी। इफ़ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड। ध्यान से मेरी बात सुनो। कह रहा है कि इसकी, मान लो सपोज करो ये एक वायर है, तो इस वायर की हम लेंथ भी डबल कर दिए, ठीक है, इतनी बड़ी कर दी है लेंथ, एंड रेडियस आर बोथ डबल। इफ़ इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल, तो रेडियस भी डबल कर दी, मतलब हमने इसकी थिकनेस बढ़ा दी और हमने इसकी लेंथ भी बढ़ा दी है। तो बोल रहा है कि बताओ अब क्या हो जाएगा। ओके, देखो क्योंकि हम वायर की लेंथ और रेडियस बढ़ाए, तो हमारा जो ऑप्शन है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड दो चीज़ें दिया है कि देन रेजिस्टेंस, दो बातें बोल रहा है। रेजिस्टेंस को लेकर के भी एक बात बोल रहा है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी लेकर के एक बात बोल रहा है। तो पहली बात कि आप केवल लेंथ और मतलब एरिया, यानी कि आप इसका रेडियस बढ़ा रहे हो, तो लेंथ और रेडियस बढ़ाने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये तो गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। अभी हम रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे भाई, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, ये भी गलत है, ठीक है। और इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन अनचेंज। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहा है कि अनचेंज, यानी कि ऑप्शन ये भी लग रहा है क्योंकि इसमें भी बोल दिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज्ड होगा। तो अब सीधा सा मतलब है कि देखो अगर हम अब इसको आप थ्योरेटिकली अगर करना चाहो तो आपको थोड़ा सा इमेजिन ज़्यादा करना पड़ेगा कि ठीक है आप लेंथ बढ़ा रहे हो, तो लेंथ हमें पता है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। और अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब एक तरह से उसकी अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि रेडियस बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स एरिया बढ़ रही है, और एरिया बढ़ने से उसकी रेजिस्टेंस है वो घटती है। लेकिन ये तो थोड़ा सा कौन वो हो गया। तो क्या लगता है, क्या होगा आपका? क्या रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों अनचेंज होंगे, या फिर रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड हो जाएगा? इसको हमें करके ज़रा देखना पड़ेगा। ओके चलो, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपको ये बातें समझनी हैं कि सर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो जरा देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस पहले तो आर थी, मान लो हमने कहा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। मान लो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर रेजिस्टेंस आर है, इनिशियली मान लेते हैं कि लेट हमारी जो इनिशियल जो लेंथ थी वो एल थी और जो रेजिस्टेंस थी वो आर थी, ठीक है। और एरिया अगर ए है तो हम ए इक्वल टू रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो बोले तो रो ही रहेगा, इंटू एल हमने एल रख दिया, अपॉन ए मैंने रख दिया पाई आर स्क्वायर। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब नाउ अब केस क्या दे दिया कि जो लेंथ हो गया ना वो 2l हो गया, और जो रेडियस हो गया ना वो 2r हो गया। सीधी सी बात है। चलो ज़रा फिर से रखते हैं। सो अब दूसरा r डैश मिलेगा। अब यही वाला हमें रेजिस्टेंस निकालना है। सो r डैश इज इक्वल टू, देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, रो, ठीक है, रो की जगह मैंने रो रख दिया, इंटू एल की जगह आप अब एल नहीं रखोगे, आप 2l रखोगे, सीधी सी बात है, इंटू अब यहाँ पर आपको करना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह आपने पाई छोड़ दिया, लेकिन आर स्क्वायर की जगह आप केवल आर स्क्वायर नहीं रखोगे, आप रखोगे 2r का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। रो इंटू 2l अपॉन पाई, और ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसको जरा अरेंज करो आप अगर, तो r डैश इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रो, देखो हम इस l को अलग कर निकाल ले रहे हैं, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर को भी हम अलग निकाल ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर को भी अलग निकाल ले रहे हैं,
ये देखो ये 2 बन जाओ और ये 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1/2, यही बचा ना। बोलो अब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखो तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, आर रख सकते हो सीधा सीधा, बिल्कुल सर। तो आर डैश इज इक्वल टू रख देते हैं आर इंटू 1/2, बोले तो R/2, मतलब कि जो नई वाली जो रेजिस्टेंस होगी ना वो पुरानी रेजिस्टेंस की आधी हो जाएगी। मतलब जब हम पुरानी रेजिस्टेंस का हम जब हाफ करेंगे तो हमें नई रेजिस्टेंस मिलेगी। दैट मीन्स देख लो आपका ऑप्शन कौन सा मैच किया, ये तो नहीं हो सकता है डी ऑप्शन। तो द रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक मिनट, द रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, ये वाला तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो भाई क्योंकि कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाफ, तो ये तो होगा नहीं। द रेजिस्टेंस विल बी हाफ्ड, सही बात है, रेजिस्टेंस क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, ओके। एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, ये बात ये है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी भी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलता है। अगर वायर सेम है और वायर की लेंथ आप बढ़ा दो, वायर का आप एरिया बढ़ा दो, बट स्टिल जो वायर है वो अभी भी उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी तब तक जब तक कि आप उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज ना करो, या फिर तब तक जब तक कि आप कोई दूसरा वायर ना ले लो, सीधी सी बात। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, 3 कॉपर वायर हैव लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहला कह रहा है कि मतलब तीन कॉपर वायर थे, ध्यान से सुनना, 3 कॉपर वायर थे, ठीक है। अब जिनका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका दे रखा है, ठीक है, ये तो कह रहा है कि बताओ रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन, किसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है, आप अपने ऑप्शन को भी छोड़ दो, सबसे पहले आप इन तीनों को ले करके आप पहले ये पता करो कि रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा किसमें। ओके, तो L और A है, 2L A/2 है और L/2 इंटू 2A है। चलो जरा हम बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वायर है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वायर की हमारी कहाँ गई रेजिस्टेंस। हाँ, L और A है, तो फर्स्ट केस में जो लेंथ L है और एरिया A है। चलो आप जरा अगर फॉर्मूला लगाओगे R1, पहला केस हम बात कर रहे हैं, तो रो इंटू L/A, यही होगा सीधा सा, ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आप निकालो R2, तो सेकेंड केस में देखो क्या है, सेकेंड केस में अगर आप बात करो तो सेकेंड केस में आपके पास है 2L और A/2 है, ध्यान से मेरी बात समझो। तो सेकेंड केस में तो R2 आपको क्या मिलेगा, आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे रो इंटू L/A, लेकिन अब प्रॉब्लम है क्योंकि वायर हमारी कॉपर की है, तीनों वायर कॉपर की है, तो रो ही रहेगा। लेकिन अब जो L है ना वो देखो क्या कह रहा है, L हमारा 2L हो गया, तो L की जगह आप क्या रखोगे, 2L रखोगे, अपॉन A कितना हो गया, A/2 हो गया, तो A की जगह A/2 रख देते हैं। अब इसी बात ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा रो इंटू ये हो जाएगा 2 to the 4, ठीक है। तो रो इंटू L/A और इंटू 4, इसका मतलब है कि जो R2 हो गया, ये देखो इस पूरे की जगह क्या हम लोग ये R1 ही रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो R2 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू R1, है ना, 4 इंटू R1, इस पूरे की जगह मैंने रख दिया R1, तो ये हमें R2 यानी कि R2 हमारा जो है ना, R2 हमें कब मिलेगा, जब हम R1 का 4 टाइम कर देंगे, तब हमें क्या मिलने वाला है, R2। ओके, अच्छा एक और चीज़ हम निकाले थे, R3 भी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि देखो भाई R3 के लिए अगर हम लगाएं तो हम कहेंगे रो इंटू L/A, लेकिन R3 की केस में आप रो रखोगे, लेकिन L की जगह क्या रखोगे, L/2 रखोगे आप, अपॉन A की जगह क्या रखोगे, 2A रखोगे, ठीक है ना। अब देखो ये 2A क्या कुछ नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो बन ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका रो इंटू L/4A, ठीक है। फिर से देखो वही चीज़ है, रो इंटू L/A, रो इंटू L/A की जगह आप क्या रखोगे, R1 रखोगे। तो आपने कहा कि देखो R3 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, R1/4, यानी कि जो R3 है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का भी क्या है, 1/4 है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका क्या होगा, R3 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। रेजिस्टेंस थर्ड आपका इस केस में सबसे कम है। अब देखो जरा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या कह रहे हैं कि वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 नहीं, ये तो छोटा नहीं है। फिर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं छोटा है। वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द 2A, बिल्कुल ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, सबसे मिनिमम है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही। तो आपको पहले खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप बता सकते हो।
आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। थोड़ा सा हम वीडियो बड़ा कर रहे हैं जानबूझ करके कि आपको थोड़ी सी बातें समझ में आए। बहुत ज़्यादा आप इसे चाहो तो विंडो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, जरा समझते हैं। कहता है कि एक वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम आर टू आर। सीधी सी बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये पेन है, अगर हम इसकी रेडियस चेंज कर रहे हैं तो जब तक हम आपको कंडीशन नहीं दें कि इसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसकी रेडियस बदल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसकी लेंथ भी बदल जाएगी। इमेजिन करो कि हम इसको ब्रेक करके ऐसे इसका रेडियस डबल कर दिए, मतलब ये थोड़ा सा और थिक हो गया, तो इसकी लेंथ भी तो बदल जाएगी ना। तो अगर ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि लेंथ को भी बदला जा रहा है, तब तक आप ये मान करके मतलब अगर ये मेंशन हो गया कि नहीं ठीक है लेंथ को फिक्स रखा गया है, तो फिर आप लेंथ सेम लोगे। लेकिन अगर ये नहीं बोला गया कि लेंथ भी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, तो आप मान करके चलोगे कि लेंथ भी बदल जा रहा है। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, कि आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि अगर नहीं दिया गया है तो आपको मान करके चलना पड़ेगा कि अच्छा लेंथ भी बदलेगी, उसकी लेंथ भी बदल जाएगी। देखो तो कह रहा है कि जब R से 2R हो जाता है तो बताओ उस वायर का जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, मान लो मैंने कहा लेट करते हैं हमारे पास पहली कंडीशन है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमारी जो रेडियस है वो R है और लेंथ L है, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको हम लोग R1 बोल देते हैं, वो क्या मिल जाएगा, रो इंटू L अपॉन A, और A का आप क्या रखोगे पाई R स्क्वायर, तो आप रखोगे रो इंटू L की जगह L छोड़ दो और A की जगह रख दोगे आप पाई R स्क्वायर। ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर R2 अब जब निकालोगे तो क्या कह रहा है कि इसकी जो वायर जो है ना ड्रॉ किया सच दैट इट्स रेडियस चेंजेस फ्रॉम R टू R, ठीक है। मतलब उसी वायर सेम है, हम मेरे ख्याल से इसमें हम ऐसा कुछ चीज़ बदल नहीं रहे हैं, बस हम इसकी रेडियस को बदल रहे हैं। यानी कि अब हम जब R नहीं रखेंगे, हम R की जगह 2R रखेंगे, लेकिन हम हमारी लेंथ भी तो बदल जाएगी। तो मान लेते हैं रो तो हमारा अभी भी वही रहेगा, अब L की जगह हम लोग मान लेते हैं L डैश हो गया। क्या हो गया बच्चे, L डैश अपॉन A की जगह आप जब रखोगे पाई R, तो R की जगह केवल R नहीं रखोगे, अब आप रखोगे क्या, आप रखोगे 2R का होल स्क्वायर। क्लियर बात? तो देखो कितना हो जाएगा, रो इंटू L डैश अपॉन पाई और इंटू 4R स्क्वायर। सीधी सी बात है, ठीक है ना। या फिर अगर इसको सूटेबल फॉर्म में बना लो तो आपका हो जाएगा रो L डैश अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो आपको नया वाला रेजिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स ये निकालना है कि ये पहले के कंपेरिजन में कितना हो गया, और ऑप्शन भी दे रखा है कि 1 टाइम है, 4 टाइम है, 8 टाइम है या 1/16 टाइम है। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन सेकेंड को रखेंगे ऊपर और फर्स्ट को रखेंगे डिवाइड मतलब नीचे, है ना, तभी तो हमें R2 ऊपर मिलेगा। सो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा। देखो R2 की वैल्यू आप क्या रखोगे, रो इंटू L डैश अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और फिर डिवाइड जब हम करेंगे तो R1 रखेंगे, क्या R1 हमारा कितना है, रो इंटू L अपॉन पाई R स्क्वायर। देखो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एक तरीके से ये पाई R स्क्वायर से ये पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रो से आपका ये वाला रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपके पास, R2 अपॉन R1 आपके पास जो बचेगा वो बचेगा L डैश अपॉन ये आपका आ जाएगा L और इंटू 4L। अब सवाल है, अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कि हमें इस L डैश अपॉन L की वैल्यू बतानी पड़ेगी। भाई आखिर ये L डैश अपॉन L की वैल्यू क्या है, ओके। तो अब ये देखो कैसे निकाला जाए। सिंस देखो अब मैंने कहा कि मान लो एक वायर थी, मैंने इसी वायर की रेडियस को बदल दिया, समथिंग कुछ बदल दिया, तो वायर तो सेम है ना। अब इमेजिन करो कि ये पेन है, इस पेन की कुछ वॉल्यूम होगी, इस पेन की कुछ वॉल्यूम होगी। अब हम इसको एक पार्ट में तोड़े, 3 पार्ट में फिर तोड़ करके जोड़े, कि कैसे भी करके जोड़े, तो है तो ये टोटल पेन। तो उन जो भी मैंने पार्ट ब्रेक किया है उन सारे पार्ट को अगर मिला दे तो फिर से उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इस पेन की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। चलो नहीं आया समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास 1 लीटर वाटर है, दैट इज़ वो वॉल्यूम है, वाटर की वॉल्यूम है 1 लीटर।
अब आपने उसको बाल्टी में डाल दिया, 1 लीटर वाटर को आपने बाल्टी में डाल दिया, तो क्या वाटर की वॉल्यूम बदल गई? नहीं बदली ना। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि जो पहले केस में जो वायर की जो वॉल्यूम होगी वही दूसरे केस में भी वायर की वॉल्यूम होगी। तो पहले केस, अब देखो वायर कैसे शेप में होता है? सिलेंडर के शेप में। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो आपको पता है कि जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम एच की जगह एच नहीं लेते, मैं यहाँ पर एच की जगह एल ले लेते हैं। बात क्लियर है? बताओ, हम यहाँ पर एच की जगह एल ले रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो पाई आर यानी कि पहले केस में इज इक्वल टू होगा पाई आर, ठीक है। अब आर की जगह क्या रखोगे? केवल आर तो नहीं रखोगे, आपने 2r कर दिया है और आपकी लेंथ भी तो बदल गई है और आपने कर लिया है एल डैश। बात समझ आ गई? पाई आर स्क्वायर एल और पाई टू आर स्क्वायर एल डैश। चलो, तो पाई से पाई आपका ये कैंसिल आउट हो गया। आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो 4r स्क्वायर एल डैश मिलेगा, ठीक है। आपको चाहिए एल डैश अपॉन एल की वैल्यू ना। देखो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, सो एल डैश को आप यहाँ पर छोड़ दो, सो और इस 4 को आप नीचे भेज दो, इधर आ जाएगा ना। सो 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा एल डैश अपॉन एल। बोलो, यानी कि जहाँ पर भी एल डैश अपॉन एल है उसकी जगह हम लोग क्या रख देते हैं? 1/4 तो रख दिया जाए इसमें। तो R2 अपॉन R1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पहले से है, एल डैश अपॉन एल की वैल्यू कितनी आई है? 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/16। दैट मीन्स अगर हम आपसे ये कहें कि R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आप कहोगे 1/16 इंटू R1, मतलब कि जो नई वाली जो रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस की 1/16 टाइम हो गई। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है डी। क्लियर है बात? आपका क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन मैच कर रहा है डी। सीधी सी बात है। कोई भी दिक्कत होगी आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओगे कि सर यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम आ गई है, ये बात समझ में नहीं आई। बट हाँ, आप कोशिश करना दोबारा इस वीडियो को देखना, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के को फिर से आप देखोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ट्रस्ट करो आ जाएगा। सीधी सी बात है, लेंथ कुछ बदलेगी, मैंने मान लिया लेंथ है। निकालने का तरीका ऐसे ही होता है कि पहले को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, जो चीज़ निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जो नहीं निकालना होता है उसे नीचे रख देते हैं, डिवाइड में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक बच्चे, ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A इज शोन इन फिगर। ठीक है, आपका फिगर गिवन है। अब इसमें आपसे ये कह रहा है क्या कि द स्लोप ऑफ द कर्व बिकेम, स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप का पहले हम लोग जरा मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप इन दिस क्वेश्चन। तो देखो स्लोप का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ग्राफ ओम्स लॉ से रिलेटेड ये बना हुआ है। अब ये स्लोप क्या चीज़ है? मान लो, इमेजिन करो कि हम इसमें, जैसे ये जो लाइन मैंने बनाई ना, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये एक स्लोप है। ये वाली लाइन क्या है? ये एक स्लोप है। तो अब मान लो, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर हम इसमें 2 स्लोप और बना दें, एक यहाँ वाला बना दें, मान लो ऐसा, और एक ऐसा बना दें। ठीक है, हमने ये खुद से 2 स्लोप बना दिया। देखो पहली बात, अब ये जो लाइन है ये हमारे रेजिस्टेंस को शो करती है। जो तीनों लाइन मैंने बनाई, ठीक है, मेन हमारा क्वेश्चन वो था, बट मैंने 2 लाइन और एक्स्ट्रा बनाई है। ये तीनों लाइन हमारे रेजिस्टेंस को शो करती है। अब अगर आपसे हम पूछे तो बताओ इन तीनों में से किसमें से मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी, तो देखो सीधी सी बात याद रखना, जो लाइन V के नज़दीक होगी, हो सकता है कि आपका ग्राफ अभी ऐसा बना है, तो हो सकता है ग्राफ ऐसा बना दे कि ऊपर दे दे V और नीचे दे दे I। तो याद रखो, जो लाइन V के ज़्यादा नज़दीक होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, सीधी सी बात। तो इस केस में हम कहेंगे कि अगर हम इसे, मान लो अगर हम इसे नंबर दे देते हैं, दैट मीन्स ये 1 है, ये 2 है और अगर ये 3 है, तो कहेंगे कि 1 जो है ना, 1 जो लाइन है वो V के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 1 जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। 1 में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी एज़ कम्पेरिजन टू 2 एंड 3। उसके बाद फिर 2 में ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर सबसे कम होगी 3 में। तो अब ये जो 1 है, अब अगर आप देखो V से 1 का जो एंगल है V से वो थोड़ा कम होगा, फिर 2 का एंगल V से थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, फिर 3 का एंगल थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो लाइन 1 जो बनी है वो थोड़े से कम स्लोप पर है। कम एंगल मतलब कम स्लोप। ये थोड़े से ज़्यादा, 2 वाला लाइन थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप पर है और 3 वाला लाइन ज़्यादा ही स्लोप पर, सबसे ज़्यादा स्लोप पर है। तो स्लोप का मतलब समझ में आया। अब आप मेरे को बता दो, कह रहे हैं कि इसमें जो स्लोप ऑफ जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, कंडीशन दिया है। तो पहला कह रहा है कि स्लोप मोर हो जाएगा। देखो मोर होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होगा, सीधी सी बात है। अगर ये स्लोप सबसे ज़्यादा है तो मैंने आपको क्या बताया कि इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है।
तो कह रहा है कि मोर हो जाएगा, दैट मीन्स मोर का मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कब, इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर। देखो हायर टेम्परेचर पर मैंने बताया कि हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप तो और कम होना चाहिए, ऑप्शन गलत। दूसरा, मोर इफ अ वायर ऑफ स्टील ऑफ द सेम डायमेंशन इज यूज। देखो भाई स्टील का वायर हम यूज़ कर रहे हैं सेम डायमेंशन के लिए, तब रेजिस्टेंस क्या होगी उसकी, तो सेम डायमेंशन का अगर हम वायर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली क्या होगी सेम रहेगी। तो ये भी हमारा कुछ प्रॉपर आंसर तो नहीं है। मोर इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, कह रहा है कि स्लोप मोर हो जाएगी अगर हम लेंथ की वायर को बढ़ा दें। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि अगर हम वायर की लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, और अगर या तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो स्लोप तो और कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत। लेस इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, कह रहा है कि स्लोप लेस हो जाएगी कब, अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज। बात तो सही है, देखो अगर आप वायर की लेंथ को अगर आप इंक्रीज करोगे दैट मीन्स इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वी के ज़्यादा नज़दीक होगा, और अगर वी के ज़्यादा नज़दीक हुआ दैट मीन्स उसकी स्लोप ऑफ द कर्व बिकेम लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्लियर है बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बात? ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कह रहा है कि एक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है भाई, चलो एक बल्ब है जो 0.2 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है, व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालनी है, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट मीन्स क्यू आपको निकालना है, कितने आवर में हमें, 1 आवर में हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ओके, तो देखो जरा इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, क्या दे दिया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन करते हैं। तो I इज इक्वल टू दे दिया है 0.2 एम्पियर, व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये भी दे रखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, यानी कि आपसे Q निकाला आप पूछा जा रहा है, एंड और क्या गिवन है भाई, थ्रू इट इन 1 आवर। ओके, T इज इक्वल टू आपको दे दिया है 1 आवर। क्लियर है बात? तो चलो जरा देखते हैं भाई कैसे किया जाए। हमें Q निकालना है तो हम जानते हैं, सीधा समय एक फॉर्मूला जानते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये जानते हैं ना। हमें I पता है, बिल्कुल पता है सर। क्या हमें T पता है? बिल्कुल पता है। प्रॉब्लम है T यहाँ पर आवर में नहीं होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। कन्वर्ट क्या, 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। ओके, सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, I की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 0.2 इंटू T की वैल्यू कितनी है 3600। सॉल्व कर लेते हैं, 36 से हमारा कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 00 का मतलब हो गया कि हमारे पास हम एक डेसिमल हटा दें, यानी कि 700 कितना हो जाएगा 720 कूलाम, यानी कि वो जो बल्ब है वो 1 घंटे में 720 कूलाम चार्ज को क्या करेगी, एक्सीड मतलब गेन करेगी। ठीक है ना, 720 कूलाम, ये आपका होगा आंसर। बात समझ में आ रही है? देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको नोट्स में भी बताया है। ठीक है, नोट्स में मैंने इसको रिफाइन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ ही साथ फिर ये भी कह रहा है कि डिफाइन द यूनिट। ध्यान से सुनो, यूनिट को डिफाइन करना है। तो आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होती है कि व्हेन अ यूनिट चार्ज इज when 1 joule work is done on a unit charge from point A to B, है ना। अगर हम किसी एक यूनिट चार्ज को A से B तक लाने में अगर हम उसके पर अगर हम 1 जूल का अगर काम करें तो फिर हमारा वो कहलाता है वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट। तो वोल्ट की डेफिनेशन आपको देनी, ध्यान रखना, इसमें आपको 2 चीज़ें डिफाइन करनी, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, उसकी आपको डेफिनेशन देनी है। देखो ये आप अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, नोट्स में मैंने ये सब सारी बातें देखो यहाँ पर मेंशन करी हैं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स विभवांतर जिसको हम लोग बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ध्यान से देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट A to B
विद इन अ सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपकी है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, दैट मींस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, अब इसकी जो यूनिट होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। अब हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, दैट मींस डिफाइन 1 वोल्ट। तो आपसे ये बोलेगा, याद रखो जब भी किसी भी आपको यूनिट को जब आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है तो पहले आप उसमें उसका मेन फॉर्मूला देखो। मेन फॉर्मूला आपका ये है। तो क्या होता है, जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि जो भी जूल है वो हम 1 यानी कि वर्क डन हम लोग 1 जूल कर लेते हैं, कूलम हम 1 कूलम कर लेते हैं, तो हमें जो वोल्ट मिलेगा वो भी 1 वोल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है। तो क्या कह देंगे कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 जूल हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि मूव कराने में हमने जो भी 1 जूल खर्च किया है एक चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो उसी को हम लोग बोल देंगे दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, ये बात मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दी है। तो ओके, ये चीज़ आप तो किए ही होगे, मतलब ये टेस्ट है तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है, खुद से लिखना है, देख करके नहीं लिखना है, इतनी बात समझ लो। अगर आपने देख लिया तो कोशिश करो अगली बार ना देखो। ठीक है, मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यार कौन नहीं कर देगा डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दैट मीन्स आपसे R पूछ रहा है कि R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि जो R होता है, R रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल टू करंट, यानी कि V अपॉन I का रेशियो ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद हाउ इट इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द IV। भाई ये IV से कैसे रिलेट है, तो आप सीधा सीधा उसका ग्राफ बना करके आपको दिखा देना है। बात समझ में आ गई ना, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू स्लोप ऑफ IV। तो आप ये कह सकते हो, देखो सीधा सा, मतलब पहले थोड़ी सी मेरी बातों को समझ लो। जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हो ना, एक बात याद रखना, आप क्या पढ़ते हो बच्चे, ओम्स लॉ। तो इस ओम्स लॉ में आप सबसे पहले कहते हो ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ेगी, और अगर आप वोल्टेज को कम कर रहे हो तो करंट कम होगी। फिर जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता था तो आता था V इज इक्वल टू IR, ये R आ जाता था, इसी R को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि I और R में क्या रिलेशन है, तो क्या बता सकते हो, I, देखो अगर आप I को यहीं पर छोड़ दो तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। इसका मतलब है कि अगर आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो रेजिस्टेंस अगर कम है तो दैट मीन्स करंट आपको ज़्यादा मिलेगी। याद रखना, I और R में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों। और V और IR आपस में कैसे रिलेटेड होता है, V और V के साथ I कैसे रिलेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V के साथ R कैसे रिलेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपसे ये सब सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक। बता दोगे आप कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द IV। तो ये बता दोगे कि इफ़ रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेज। ये सब सारी बातें बताओगे कि वोल्टेज इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। ये सब सारी बातें आपको बतानी है। उसके बाद गिव एन एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शंस ऑफ द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। ओके, गिव एन एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शंस ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो इसके लिए पहले तो आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। कैसा फिगर, कि सबसे पहले जो हमारे किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बड़े अस्त व्यस्त तरीके से होते हैं। जैसे जस्ट लाइक कि एक ऐसा क्लास इमेजिन करो जिसमें बहुत सारे बच्चे तो हों लेकिन एक टीचर नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, एक बच्चा इधर बैठेगा, एक बच्चा इधर मुँह करके बैठेगा, एक बच्चा इधर मुँह करके बैठेगा, एक बच्चा इधर मुँह करके बैठेगा। इस तरीके से उनका कोई भी एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा, वो जैसे मन वैसे बैठ करके आपस में बात करेंगे। तो इस केस में याद रखना, इस केस में इलेक्ट्रॉन मूव तो करती है, याद रखना इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया, ठीक है ना, जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक बैटरी लगा दी तो सारे के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। उनकी डायरेक्शन क्या हो गई, तो अब वो सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी की पॉजिटिव की तरफ भागने लगे। क्लियर बात, बैटरी की पॉजिटिव की तरफ भागने लगे। तब हमने कहा कि देखो अब हमें इसका एक प्रॉपर मतलब एक ऑर्डर मिल रहा है, यानी कि अब हमें प्रॉपर एक करंट मिल रही है। बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, क्या दिया मैंने क्वेश्चन कि गिव एन एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। तो करंट, अच्छा एक मिनट, और जब करंट फ्लो करती है, यानी कि बेसिकली मैंने क्या कहा था आपसे कि करंट बेसिकली किसकी वजह से मिलती है, चार्ज के फ्लो करने की वजह से। चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ना, वो ड्रिफ्ट करते हैं अपनी जगह पर। ड्रिफ्ट का मतलब कि जैसे मैंने इसको पोटेंशियल लगाया, ये
घूम जाते हैं अपनी जगह से, ठीक है ना, जिस भी एंगल पर होंगे वो जस्ट प्लस की तरफ उनका डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब ये चल रहे होते हैं ना तो आपस में बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्शन करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। एक्चुअल में इसमें पूछा देखो क्या है, तो ठीक है देखो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना ये वाला फिगर बनाओगे, इसमें बताओगे कि इसमें भी हमने कोई भी पोटेंशियल ऐड नहीं किया है, ठीक है, मैंने कोई भी पोटेंशियल ऐड नहीं किया है। अब दूसरा जब बनाओगे तो अब ये वायर है, हम लोग ये क्या बना रहे हैं एक्चुअल में, हम लोग ये वायर बना रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग वायर को जूम करके दिखा रहे हैं भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक तरफ आपने कर दिया प्लस और एक तरफ आपने कर दिया माइनस, तो जिससे क्या हुआ, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फिक्स हो गई, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए। तो ये बेसिक सा एलिमेंट्री आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो किसी भी वायर में कैसे मूव करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक और हमारा टर्म आता है क्या कि कहाँ गया, हाउ इज ड्रिफ्ट स्पीड डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ द करंट। ड्रिफ्ट स्पीड, अब देखो ये ड्रिफ्ट स्पीड क्या चीज़ है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि द एवरेज स्पीड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ वायर टू अदर टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड एक तरीके की एवरेज स्पीड है। अच्छा, तो एक चीज़ में और देखो क्या पूछा है, हाउ इज ड्रिफ्ट स्पीड डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ करंट। एक बात और क्या कि जो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, कौन सी स्पीड हम लोग बोल रहे हैं बच्चे, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, एक एवरेज स्पीड है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक मूव करता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड देखो जो होती है ना, वो अगर बहुत स्लो होती है, बेसिकली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, बहुत स्लो चलती है ये। तो लेकिन एक बात याद रखना, लेकिन आपने जैसे ही स्विच को ऑन करते हो करंट तो तुरंत मिल जाती है। तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बहुत कम हो रही है, लेकिन जो करंट की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। बात याद रख लेना, जो स्पीड ऑफ जो करंट होती है ना, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जो भी लाइट की स्पीड है वो उसके बराबर होती है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट स्पीड। अब एक और चीज़, मान लो अगर हम इस केस में बात करें कि इस केस में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, हमें कोई करंट नहीं मिलती। कितनी होती है याद रखना कि आपके पास अगर कोई भी नॉर्मल अगर एक कंडक्टर है और अगर वो रूम टेम्परेचर पर अगर रखा गया है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, दैट मीन्स आपको कोई करंट नहीं मिल रहा होगा। तो कितनी होती है याद रखना है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये 3 वैल्यू आप लोग याद रखोगे, ठीक है। प्लीज इनको आप रिमेंबर कर लो कि नॉर्मल अगर आपका कोई मेटल रूम टेम्परेचर पर रखा है तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। जब आप उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। कितनी होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जो करंट फ्लो होता है, जैसे आपने स्विच ऑन किया, फैन तुरंत चलने लगा, है ना, उसको इतना समय नहीं लगेगा, तो करंट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ओके, ठीक है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से खत्म करते हैं इसे। इसके नोट्स आप याद रखो, इसके नोट्स आपको अपने पास रखने हैं। अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को फिर से आप अटैच कर लो, ठीक है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप सा है। 2 मेटेलिक वायर A एंड B है और कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो मेटेलिक वायर हैं जो आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। प्लीज़ बातों को समझो, वायर हैं मेटल आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। वायर A हैज़ लेंथ L है और उसकी रेडियस R है, ठीक है। वायर B भी है जिसकी लेंथ 2L है और उसकी रेडियस 2R है। कंपेयर द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर A। देखो रेशियो लेना है, रेशियो में 2 चीज़ें होती हैं। तो रेशियो किसका भाई, पहली बात कंपेयर द रेशियो, ठीक है भाई, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो आप दोनों वायर का पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपॉन में क्या रखोगे, कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर A। और R की जो रेजिस्टेंस आएगी आप उसको
दोनों का डिवाइड कर दोगे, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। चलो इसको लगाते हैं, कैसे देखो लगाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा कि मेरे पास दो वायर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ठीक है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट एक चीज़ और हमारा छूटा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो छूट रहा है ना, 11 हमारा छूट रहा है, क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रजिस्टिविटी। देखो आपको बता रहे हैं मटेरियल को अगर आपको क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी तो आपको ये बताना पड़ेगा, कहाँ गया ये चीज़, क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी, दैट मीन्स कंडक्टर होता है, कंडक्टर में आपकी आ जाती है एलॉयज़ भी इसमें आ जाएगी, याद रखना कंडक्टर के अंदर में क्या आ जाएगी, एलॉयज़ आ जाएगी, ठीक है। तो कंडक्टर है, उसके बाद सेमी कंडक्टर है और इंसुलेटर है, ठीक है। इसमें एक और आपका आ जाएगा एलॉय, प्लीज़ इसको भी आप मेंशन कर लेना, ठीक है, मेटल्स एंड एलॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है। एलॉयज़ की थोड़ी सी रजिस्टिविटी और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मेटल की रजिस्टिविटी थोड़ी कम होती है, सेमी कंडक्टर की थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है और इंसुलेटर की तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है किसके, मटेरियल्स के ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टिविटी। प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ओके। हम लोग आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, टू मेटेलिक वायर, ओके। तो देखो, तो मैंने कहा क्या है हमारे पास कि टू मेटेलिक वायर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वायर ए हैज़ लेंथ एल एंड रेडियस आर, ठीक है भाई, वायर बी हैज़ लेंथ 2l एंड, ठीक है। तो हम पहले अगर हम फर्स्ट वायर की अगर लेंथ मतलब रेजिस्टेंस अगर निकालनी चाहें तो क्या कहेंगे, R1 आर ए बोल देते हैं वैसे, क्योंकि ए और बी है, तो आर ए इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए जो होता है, ठीक। तो अब क्या यहाँ पर हमारे पास जो दोनों वायर हैं क्या वो सेम मेटल के बने हैं, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया स्पेशली ना, एक मिनट, क्या ये हमारे जो वायर हैं क्या वो सेम मटेरियल के बने हैं, टू मेटेलिक वायर ए एंड बी केवल बोल रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वायर ए हैज़ लेंथ एल एंड रेडियस आर, ठीक है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। ऐसा तो बोला नहीं है कि ये आपस में सेम रेजिस्टेंस है इनका, मतलब सेम मटेरियल है वायर का, ठीक है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ओके। तो चलो हम मान लेते हैं कि दोनों मटेरियल, दोनों वायर की जो मटेरियल है वो सेम है, ओके। तो दोनों के लिए फिर क्या होगा, जो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, सेम होगी, बराबर होगी। तो वायर ए हैज़ लेंथ एल एंड रेडियस आर, तो हमें ए की जगह रखना पड़ेगा क्या, रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद वायर बी की अगर हम बात करें, हैज़ लेंथ 2l, तो आर भी निकाल लेते हैं, तो रो इंटू 2l रख देंगे अपॉन एरिया कितना दिया है एंड रेडियस 2r, तो रखेंगे ना पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, ये हो जाएगा रो इंटू 2l अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आर बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये बना आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने ये आर ए और आर बी आपने निकाल लिया, फिर आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेशियो। तो पहले तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो हम निकाल लेते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सभी को पता है 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी, ये होगा। सो 1 अपॉन आर ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1 अपॉन आर ए, तो ये हम रख देंगे ना, रो, एक मिनट, 1 अपॉन आर ए बोले तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर बी बोले तो कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। ये पाई आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये भी 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो एल। तो देखो कितना हो जाएगा, दोनों के अपॉन में रो एल, ठीक है। कैलकुलेशन करने का तरीका समझो, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एक बार है, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो आएगा रो एल अपॉन, क्योंकि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, 3 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब रेशियो किसका आपको निकालना है, रेशियो आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। सो रेशियो इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना आया है रो एल, यानी कि एक तरीके से आपको रेशियो लेना है आर इक्विवेलेंट अपॉन, और किसका लेना है रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर ए, दैट मीन्स आर ए का लेना है। तो रख दो जरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो कितनी है, रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर ए कहाँ है भाई, आर ए देखो ये आया था, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो ये रो एल से ये रो एल कैंसिल आउट हो गया, ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3, बोले तो 1:3, ये आपका आंसर आएगा 1:3। समझ में आ गई, ये फाइनल आपका आंसर है। ओके देखो बच्चे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स 10 ओम, 10 ओम एंड 20 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 2.5 वोल्ट की एक ईएमएफ मतलब एक बैटरी लगाई गई है, अ की एंड अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद एक की लगाया गया है एंड उसके बाद एक की लगाया गया, एमीटर लगाया गया एंड वोल्ट मीटर लगाया गया। ड्रॉ सर्किट डायग्राम शोइंग द करेक्ट कनेक्शंस ऑफ ऑल द गिवन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब भाई देखो, अब 3 आपके पास अगर रेजिस्टेंस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तो आप इन तीनों को कैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। ये कह रहा है कि आपको कनेक्शन कुछ ऐसा करना है कि जिससे जो वोल्ट मीटर है ना, जो आप ये जो वोल्ट मीटर जो लगा रहे हो, ठीक है, इस वोल्ट मीटर में जहाँ पर भी आप उस वोल्ट मीटर को लगाओगे 2 वोल्ट की उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बतानी चाहिए। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर को हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अब हो सकता है कि वो वोल्ट मीटर आप 10 ओम के साथ लगा सकते हो, या इस वाले 10 ओम के साथ लगा सकते हो, या इस वाले 20 ओम के साथ लगा सकते हो। देखो कई सारे सर्किट बन सकते हैं, बट हर किसी में जो मतलब अगर हम इस बेसिस पर अगर हम वोल्ट मीटर को अगर इसमें लगाएं तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे फिगर बन जाएं, बट हर फिगर में आपको जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट की नहीं मिलेगी। ओके तो अब इसका एक स्पेसिफिक देखो होगा, तो सीधी सी बात है, मेरी बात ज़रा समझना। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो R1 दिया है वो कितना है 10 ओम है, R2 भी कितना है 10 ओम है एंड R3 भी कितना है 10 ओम है। तो और यहाँ पर हम जो बैटरी जो यूज़ करें उसकी ईएमएफ का मतलब होता है कि टोटल जो उसका जो वोल्टेज है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, एक तरीके से आप इसको वी ही मानो। तो जो ईएमएफ बैटरी की जो ईएमएफ दी गई है वो दी गई है 2.5 थी, है ना, 2.5 वोल्ट। ओके 2.5 वोल्ट थी, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका जो प्रॉपर मैंने कहा ना कि आप कई सारे इसके फिगर जो डायग्राम है वो बना सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर डायग्राम होगा ज़रा समझना बात को। मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, ठीक है, फिर ये पहला रेजिस्टेंस 10 ओम का, ये दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का, ज़रा समझना इस चीज़ को, ठीक है। और फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का, एक मिनट, तीसरा वाला रेजिस्टेंस 20 ओम का है ना, कितने ओम का है भाई 20 ओम का है। ओके सॉरी, तीसरा वाला रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर 20 ओम है, ठीक है। तो ये आपका लग गया R3, ये आपका लगा R1 और ये आपका लग गया R2, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने लगा दिया, यहाँ कहीं आपने स्विच लगा दिया है, ठीक है, और स्विच आपका ऑन है। फिर यहाँ पर आपने लगा दिया एमीटर, ठीक है जी, और आपको लगाना है वोल्ट मीटर। ध्यान समझना बात, आपको लगाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आप लगाओगे इस वाले रेजिस्टेंस के साथ।
अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपका आंसर जो 2 वोल्ट है वो नहीं मिलेगा। आपको जो इस R3 में जो वोल्टेज दिखाना है वो 2 वोल्ट दिखाना है, ऐसा क्वेश्चन बोला नहीं है। आप जब कई सारे जब कॉम्बिनेशन को करके जब चेक करोगे तो आपको पर्टिकुलर कोई एक ही आंसर मिलेगा, तो वो आपका प्रॉपर आंसर ये होगा। अब जरा देखो, अब अगर ये R1 एंड R2 अगर आपके कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो अगर R1 R2 पैरेलल, तो देखो हम पैरेलल में जानते हैं, हम पहले ओवरऑल हम इस पूरे का पहले लोड निकाल लेते हैं कि ये पूरा हमारा टोटल कितना लोड क्रिएट करेगा, ये पूरा हमारा कितना लोड क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या पता है, सभी बच्चों को पता होता है कि हम R1 और R2 को आपस में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलली जोड़ेंगे। सो मिलेगा 1/r डैश, 1/r डैश देखो आपको क्या मिल जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की देखो वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 1/10, तो बोले तो 2/10 कट गया, यानी कि 1/5। सो r डैश आपको कितना मिला, 5 ओम मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये जो r डैश आया, इमेजिन करो कि आपने जब इन दोनों को जब सॉल्व किया तो इसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस मिल गया जिसकी वैल्यू है r डैश। अब ये जो r डैश आया है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। सो सीधी सी बात है, हम r डैश को एंड r3 को सीरीज़ में ऐड कर देते हैं। सो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, r डैश प्लस r3। r डैश की वैल्यू कितनी है, 5, और प्लस r3 की वैल्यू कितनी है, 20, बोले तो 25 ओम। अब आपने टोटल इस अरेंजमेंट का लोड निकाल लिया कि देखो भाई टोटल लोड 25 ओम का है। अब अगर 25 ओम का लोड है तो आप यहाँ से आराम से क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो कि आई इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R, और R आप कौन सा रखोगे, इक्विवेलेंट वाला R रखोगे। V की वैल्यू देखो कितनी है, ये है आपकी 2.5 अपॉन R इक्विवेलेंट देखो कितना है, 25। इसको आप सॉल्व करोगे कैसे हो जाएगा, 10 ऊपर 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 अपॉन 10 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1 एम्पियर। तो जो करंट यहाँ इस बैटरी ने जो रिलीज़ किया लोड के अकॉर्डिंग, वो कितना किया, 0.1 एम्पियर का करंट इस बैटरी ने रिलीज़ कर दिया, ठीक है ना। अब देखो सीधी सी बात है, ये बैटरी की करंट जो 0.1 एम्पियर है वो जाएगी जब यहाँ पर, जब ये पहुँचेगी, जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर जब ये पहुँचेगी तो ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 0.05 इसमें चली जाएगी और 0.05 इसमें चली जाएगी, क्योंकि दोनों में रजिस्टर्स सेम अमाउंट के सेम वैल्यूज़ की लगी है। फिर से फाइनली 0.1, 0.05, 0.05 जब मिलेगा यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। यानी कि इस रजिस्टर्स में, इस रजिस्टर मतलब ये जो R3 है, इसमें जो करंट की वैल्यू जा रही है वो 0.1 एम्पियर ही जाएगी। ओके, सो आपको इसमें करंट पता चल गया तो आप इसमें इसकी वोल्टेज निकाल सकते हो R3 में। तो देखो कितना हो जाएगा, हम फॉर्मूला जानते हैं कि V3, यानी कि हम लोग बोल देते हैं कि हमने जो R3 है उसके पास मैंने कौन सा लगाया है, मैंने V3 करके लगा दिया, ठीक है। सो V3 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू R कौन सा रखोगे, R3 रखोगे। I की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, इंटू R3 देखो कितना है, 20 है, सॉल्व कर लोगे तो V3 देखो आपका कितना आ जाएगा, V3 आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। मतलब यही एक तरीका है जिससे ऐसा ही अरेंजमेंट करके आप जो करंट है ना, एग्जैक्टली आप जो करंट है वो, सॉरी वोल्टेज जो है, एक मिनट ये काम क्यों नहीं करता है, ठीक है। ये जो तरीका है, इस तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, हम इस R3 में, मतलब सॉरी वोल्ट मीटर में हम 20 कह रहे हैं, 2 वोल्ट की हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फ्लो करा सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। हम समझ रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सर ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि इसी तरीके से ही आप जो वोल्टेज है R3 में ऑब्टेन कर सकते हो, और मेरे ख्याल से नहीं लगता कोई तरीका होगा। बिल्कुल आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हो कि सर अगर हम इसको R1 R3 को अगर पैरेलल जोड़ दें, R2 को ऐसे, तो बेशक आप ट्राई कर सकते हो, बट हो सकता है आ जाए। बट ये जो तरीका है वो सिंपल सा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप ट्राई करो, हो सकता है 1-2 और मेथड और मिल जाए, बट ये सब टाइम वेस्टिंग ही होगा। तो बेसिक सा काम आपको यही करना है कि इसका आपको जो फिगर है वो इस तरीके से याद रख लेना है कि हमें 2 चीज़ें पैरेलल जोड़नी है और एक चीज़ आपस में सीरीज में। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द ओम्स लॉ बाय मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है। हमें मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू एंड ग्राफ लाइन के थ्रू हमें ओम्स लॉ को क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। देखो तो सीधी सी बात है, ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी। पहली बात आप ये बताओगे कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है।
अब होता क्या है एग्जैक्टली, आप ये बताओगे कि देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटालिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक बात और कि इसमें आपको फिजिकल जो आपका कंडीशन होता है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है, जैसे फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है, ये बात भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। अब ये जो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला की अगर हम टर्म में लिखें तो हम देखो ये वाला लिख देंगे कि ओम्स लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्मूला, यहाँ पर हेडिंग ऐसे लगा करके अपनी कॉपी में ये वी डाई प्रोपोर्शनल टू आई, सो V इज इक्वल टू आर आई, सो आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि यहाँ पे जो आर है वही हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका मैथमेटिकल फार्मूला। उसके बाद एक और चीज़ में बोला है कि बाय अ ग्राफ लाइन के थ्रू भी रिप्रेजेंट करो ओम्स लॉ को। तो ठीक है जी, देखो ग्राफ लाइन आपका यही बनेगा, दैट इज इस तरीके से आप ग्राफ लाइन बना दोगे। आप कहीं भी वोल्टेज और करंट को ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो सकता है कि आप वोल्टेज को वाई एक्सिस में ले लो या करंट को एक्स एक्सिस में ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद इसमें देखो एक और इसका बी पार्ट है, क्या बोल रहा है कि स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट आपको बतानी है किसकी, रेजिस्टेंस की। तो भाई रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बता दिया जाए। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, देखो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बेसिकली यही होगी क्या, ओम। तो ओम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया भी कि जब भी आप किसी भी यूनिट को डिफाइन करते हो तो हम उसके फॉर्मूले से उसको डिफाइन करते हैं। तो आर इज इक्वल टू होता है क्या, वी अपॉन आई। तो आप यहाँ पर वी की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ पर आप वी की वैल्यू 1 वोल्ट रखोगे, आई की वैल्यू 1 एम्पियर रखोगे, तो आपको जो आर मिलेगा वो 1 ओम मिलेगा। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि, या फिर आप सीधा सीधा ओम भी अगर लिख दोगे ना तो दैट इज इनफ है। बट अगर एग्जैक्टली अगर कहता है कि डिफाइन 1 ओम, अगर ये बोल देता है कि डिफाइन 1 ओम, देन फिर आपको 1 ओम को डिफाइन करना पड़ेगा। बट फिलहाल इस केस में ऐसा बोला नहीं है, बस इतना बोला है कि स्टेट करना है, एसआई यूनिट बतानी है रेजिस्टेंस की और रजिस्टिविटी की। तो ठीक है, आप रेजिस्टेंस का बता दो ओम है, और अगर डिफाइन करने के लिए भी आता है तो बता सकते हो कि सेट टू बी 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, पासिस थ्रू व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तब उस केस में हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वायर में, उस वायर की रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगी। मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अच्छा एक मिनट, रजिस्टिविटी का भी बोल रहे हैं। तो रजिस्टिविटी आपको पता है रजिस्टिविटी एग्जैक्टली क्या होती है। रजिस्टिविटी का देखो डेफिनेशन अगर आपको नोट्स में नहीं मिलेगा तो आप जरा यहाँ से नोट डाउन कर लेना कि क्या होता है रजिस्टिविटी। दैट इज हम लोग इसको अलग नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस। तो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द सब्सटेंस टू अ करंट व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब जब इसका मतलब समझ लो, ये आया कहाँ से आप जानते हो, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से रो अगर रखना चाहो तो ये हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। ये भाई कह रहे हैं यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, और यूनिट एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिट एरिया है। तो अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई जब कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रजिस्टिविटी मिलती है। इसकी यूनिट क्या होती है सभी को पता है, ओम इंटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चे, ओम इंटू मीटर। ओके ठीक है, देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ओम्स लॉ बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। ऑलरेडी आप लोग ये कर चुके हो, बाय अ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले किया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई। देखो यहाँ से बड़ी अजीब चीज़ आ गई ना, हो सकता है कि मैंने ये चीज़ क्लास में भी नहीं कराया हो। वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को देखो जब वेरीफाई करना है तो इसका आपको सिंपल सा एक्सप्रेशन देखो बता रहे हैं। देखो जी, ये आपकी एनसीईआरटी का एक्टिविटी है, आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी 11.1। इस एक्टिविटी 11.1 में आपको बताया गया है कि आप कैसे ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें नहीं पूछी, बस आपसे इतना पूछा है कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसके बेसिस पर आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सको। बस आप उस सर्किट डायग्राम को बना लो। तो जरा हम इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। देखो सीधा सा ये आपका एक सर्किट डायग्राम है। देखो क्या है, ये आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपकी कोई वायर है जिसको हम लोग बोलेंगे नाइक्रोम वायर। याद रखना ये वायर कौन सी है, नाइक्रोम वायर। और देखो एनसीईआरटी स्पेशली मेंशन करता है कि जो नाइक्रोम है ना वो एक एलॉय है, और इस एलॉय में निकल मिला है, क्रोमियम मिला है, मैग्नीज मिला है एंड आयरन मिला है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको उठा करके ऑब्जेक्टिव में दे दे कि नाइक्रोम इज द एलॉय ऑफ, 4 ऑप्शन दे देगा। ओके ध्यान रखना। तो ये आपका एक्स वाई एक वायर है, नाइक्रोम वायर है। और अब ये जरा सर्किट समझ लो ताकि आपको बनाने में आसानी हो। फिर इस, क्योंकि हमें इसी रेजिस्टेंस की बार बार वोल्टेज चेक करनी होगी, ठीक है ना, तो मैंने इससे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है पैरेलली। आपको पता है कि वोल्ट मीटर कैसे किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं पैरेलली। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक करंट लगा दिया, की लगा दिया, और यहाँ पर मैंने 4
सेल मैंने लगा दिए, 4 सेल, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब ये 4 सेल बारी बारी से जुड़ेंगे। कहने का मतलब है, देखो बेसिक सा ये आपका सर्किट डायग्राम है विच वेरीफाइज द ओम्स लॉ। सीधा सा आपका ये आंसर हो गया। अब अगर इसे आपको समझना है तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक, इसको अभी छोड़ दो, इन सारे सेल्स को अभी छोड़ दो, पहले एक सेल को लेकर के आप क्या करोगे, इस सर्किट में करंट को फ्लो कराओगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो इस रजिस्टेंस की क्या बताएगी, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बताएगी और उसके अकॉर्डिंग कुछ करंट भी आपको मिलेगा। फिर आपने तो यहाँ पर आप वैल्यू को फिल कर लोगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू और उनका V/I का रेशियो। ओके, इसी तरीके से फिर आप इस 2 सेल को आपस में कनेक्ट कर दोगे, अभी इन दोनों को रहने दोगे। ठीक है, तो उस केस में फिर से ये जो आपकी वायर XY है ये कुछ ना कुछ फिर से पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। तो उसे हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। तो अब अगर यहाँ पर वोल्टेज कुछ होगी तो इसके अकॉर्डिंग करंट भी कुछ होगा, तो हमें कुछ इसका रेशियो भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से फिर हम इस तीसरी सेल को भी आपस में कनेक्ट कर देंगे और इसे अभी रहने देंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली फिर से यहाँ पर हमें एक नया वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर एक नया करंट मिलेगा। फिर से हमने उसका रेशियो निकाल लिया। ठीक है, बात समझ आ रही ना। इस तरीके से फिर एक बार हमने चारों सेल को आपस में फिर से कनेक्ट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से इस वायर की जो वोल्टेज है, इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ और होगी और उसके अकॉर्डिंग करंट भी कुछ और होगा और फिर हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू रेशियो इनका निकाल लेंगे, V/I निकालेंगे। तो देखा गया इसी के बेसिस पर ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया गया कि वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू चाहे जो भी हो, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन उनका जो रेशियो आ रहा था ना वो सब सेम आ रहा था। बात समझ आ गई ना। उनका जो रेशियो आ रहा था वो सब सेम आ रहा था। तो इसी को कहा गया कि अब ये भी फिर देखा गया कि अगर वोल्टेज अगर यहाँ पर बढ़ रही थी तो देखा गया करंट भी बढ़ रहा है। मान लो फिर वोल्टेज बढ़ी तो और करंट बढ़ गया, और वोल्टेज बढ़ी तो और करंट बढ़ गया। इस तरीके से देखा गया। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप वोल्टेज को अगर डिक्रीज़ कर रहे हो तो देखा गया करंट भी डिक्रीज़ हुआ, है ना। करंट यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है। ओके, तो इस तरीके से कई बार एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ठीक है, वोल्टेज और करंट तो आपस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जब वोल्टेज और करंट का जब रेशियो लिया गया, सेम वायर की हम बात कर रहे हैं, हम वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में जो रेशियो लिया गया V/I का वो सेम आया और उसी रेशियो को मैंने कह दिया रजिस्टेंस, दैट इज R। ओके, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये आपको बस केवल एक सर्किट डायग्राम बना करके ओम्स लॉ को बता देना कि देखो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बात। इसमें एक चीज़ आपसे और पूछा है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर बस ठीक है, और ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं है, आपने ऑलरेडी कर लिया है। क्लियर है बात। कोई भी दिक्कत है आपको तो बताओ, ठीक है ना। कमेंट आप बेसिकली कर सकते हो। प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट ग्राफिकली। अरे भाई वही चीज़ तो बार बार पूछ रहा है। प्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप पूछ रहा है, कैसे, ग्राफिकली। तो वही तो आपको नोट में यही तो चीज़ें मैंने आपको दी हैं। ये देखो, ये दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। आप यहाँ पर वैल्यू लिख लेना। बेसिकली कोशिश करना कि ऐसी वैल्यू लिखो जिससे हर बार अगर आप R निकालो, V/I अगर आप करो तो हर एक केस में, चाहे वो इस केस में हो, चाहे वो इस केस में हो, चाहे वो इस केस में हो, बात समझ में मेरी आ रही है ना, चाहे वो इस केस में हो, हर बार आपको वैल्यू क्या मिले, सेम मिलनी चाहिए। कोशिश जरा आप ये करना। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आपने अपना इवोल्यूशन किया होगा, आपने अपना मार्किंग स्कीम भी किया होगा कि हाँ भाई मेरे को कितने कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, देख लो। और जो भी आपकी कमी है, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ आपको नहीं पता थी, वो इस चीज़ को देख करके आप सीख सकते हो आराम से। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।